Good evening and namaskar to one and all present here. I consider it a nice privilege, a great opportunity. मैं आभारी हूँ प्रमिला टीम की जिसने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं इतने लर्नेड लोगों के बीच में बोलने का, आपके साथ इंटरैक्ट करने का मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आभारी हूँ प्रमिला टीम की, विशेषकर हमारे SN राय सर की, डायरेक्टर पवन सर और जयशंकर तिवारी जी, एंड अबव ऑल हेमंत सर और पूरी टीम प्रमिला के साथ साथ अबव ऑल डॉक्टर धनवंतरी शुक्ला जी, जिन्होंने ये नोबल इनिशिएटिव लिया है ताकि हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें। और जो एक हीलिंग और ट्रीटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सपोर्ट सिस्टम, जैसे थेरेपी, मेडिसिन और लाइफस्टाइल के साथ साथ सपोर्ट सिस्टम जिसमें कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन आता है। ये संगोष्ठी भी इसीलिए आयोजित की गई है ताकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें, और जब हम इंटेंसली अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, तो ये जागरूकता हम इसको समाज में फैलाएंगे ताकि निदान बेहतर हो सके। और इसके साथ ही मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ये टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ वैदिक साइकोलॉजी इन मॉडर्न क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, ये हमने इसलिए चुना है क्योंकि ये हमारी जो संस्कृति की धरोहर है। साइकोलॉजी जिसको सब हम जानते हैं, जिसको ये मानते हैं कि साइकोलॉजी का जो उद्भव हुआ है, जो ओरिजिन है, वो वेस्टर्न साइकोलॉजी है। पहले हम ऐसा मानते थे, लेकिन बहुत पहले यानी 2000 साल से भी पहले, यानी बुद्धा के भी पहले, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषद में ये सारी बातें, ये सारे क्लिनिकल ट्रीटमेंट के, इंटरवेंशन के प्रोसीजर्स मौजूद थे। और ज़रूरत ठीक है, ये बहुत नाउ इट्स अ टाइम है जब हम ग्लोबल हो रहे हैं, और हम ये भी हमारी भारतीय संस्कृति इसको मानती है कि आस्था एक है वासुधैव कुटुंबकम में। तो लर्निंग के लिए हम कहीं भी जाएं, हर जगह से सीखें, लेकिन हमें अपनी जो हमारी अपनी संस्कृति की जो धरोहर है, जो हमारे यहाँ बहुत पहले से मौजूद है, उसको भी हम इग्नोर ना करें। इसीलिए ये नई ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डेवलप हुई है जिसको अब हम वैदिक साइकोलॉजी कहते हैं, जो नई कभी नहीं है, जो बहुत पुरानी है, जो हमारे बीच पहले से मौजूद थी। अब ज़रूरत है उसको पहचानने की, उसको जानने की, ताकि हम इंटरवेंशन में उसको इस्तेमाल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता कर सकें। इसके साथ ही मैं अब इस टॉपिक में जाना चाहूँगी। तो इंट्रोडक्शन, इसका आज का जो हमारा जो टॉपिक, इसमें हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस, जानेंगे इनके बारे में कि क्या है वैदिक साइकोलॉजी का। और जो टॉपिक हमने चुना है वैदिक साइकोलॉजी, तो बहुत असीम, बहुत बड़ा टॉपिक है। यानी जितना भी आप जानेंगे, शायद लगता है कि हमने कुछ नहीं जाना इसमें, थोड़ा सा, और जितना मैं शेयर करूंगी उसमें 2 टॉपिक मैंने चुना है। एक, स्ट्रेस से हम कैसे डील करें। हमारे वेदों में ऐसी कौन सी जो बहुत सारी जो ज्ञान है, जो राय सर ने शुरू में बात की थी गागर में सागर भरने की बात, तो वो उसी तरह है। तो उसमें से 2 हमने चुना है, एक तनाव से कैसे बचें, और दूसरा द 3 गुनास का जो कंसेप्ट है, जिसे हम सब अवगत हैं, जो राजसिक, तामसिक और सात्विक, जो 3 तरह की पर्सनालिटी का जो हमारे यहाँ बहुत पहले डिस्कशन, जिसपे अब मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट और कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हैं, और नए नए प्रपोजल्स आ रहे हैं, वो बहुत पहले हमारे बीच मौजूद है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो पहले मैं ये चाहूँगी, मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि इस नोबल इनिशिएटिव के लिए हम लोग प्रमिला टीम के लिए सब मिलके एक क्लैपिंग करें और अपने आप को एक जोरदार तालियों के साथ थैंक्स टू प्रमिला टीम। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयास सक्तम मुक्तये निर्विष्य स्मृतम। ये हमें से बहुत लोगों को, मैं श्योर हूँ, पढ़ा होगा, आपने जानते होंगे। द माइंड अलोन, इसका जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि द माइंड अलोन इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अटैचमेंट टू सेंसरी ऑब्जेक्ट्स लीड्स टू बॉन्डेज व्हाइल डिटैचमेंट फ्रॉम देम ब्रिंग्स लिबरेशन। तो ये है कि मन जो है, जिसके बारे में अभी राय सर ने कहा था कि मन और शरीर का संबंध है, मस्तिष्क और मन में अंतर होता है। मस्तिष्क जो ब्रेन है, जो बहुत कॉन्क्रीट है, और मन है, एग्जिस्ट करता है। तो मन ही सारे विकारों का कारण, जो भी हमारे अंदर जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सेल्फ एफ्लिक्टेड है, मन से ही होते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, वो हमारे एक्शन में, हमारे बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होता है। तो वैदिक साइकोलॉजी का जो परिभाषा है वो ये है कि इट इज द स्टडी ऑफ माइंड। ये मन की स्टडी है, जिसको मानस, इंटेलेक्ट को बुद्धि कहते हैं, सेल्फ को आत्मन,
और कॉन्शियसनेस को चित्ता कहते हैं, जो बहुत पहले आज की जो मॉडर्न साइकोलॉजी की डेफिनेशन है उससे कहीं ज्यादा ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, लेकिन इसका पता हमें बहुत बाद में चला और शायद अभी भी बहुत लोगों ने इसको डिस्कवर नहीं किया है। अबाउट द इंटरकनेक्टेडनेस विद द फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस, जो हमारा शरीर, मन, इमोशनल और स्पिरिचुअल डायमेंशन है वो उनको सबको लेके चलता है। इसीलिए कभी कभी अभी आपने सुना होगा स्पिरिचुअल एंजाइटी, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, ये सब चीजें इसलिए होती हैं कि इसमें जो तालमेल है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। तो और साइकोलॉजी को जो आज डिफाइन करते हैं लोग, इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। जो शायद जो डेफिनेशन अभी हमने देखी थी वैदिक साइकोलॉजी से, इससे बहुत कम है। और हमारे पास, मैं इसकी तुलना इसलिए कर रही हूँ कि वैदिक साइकोलॉजी में, वेदों में ये बहुत पहले से मौजूद है और बहुत ही क्लैरिटी और कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में। वेदा एंड स्ट्रेस, तो लेट्स कम टू द तनाव कैसे मैनेज करते हैं, और उसमें हमारे वेदों और हमारे उपनिषदों में यानी वैदिक साइकोलॉजी, उसके लिए हम तनाव, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हमारे लाइफ स्टाइल और बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बायोलॉजिकल और मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑल्सो भी। जैसा कि अभी डॉक्टर निखत के साथ डिस्कस हो रहा था कि जो बहुत ज़्यादा सिस्ट होने लगा है आजकल फीमेल्स में, और उसका रीज़न भी लाइफ स्टाइल है। तो हमारे वैदिक साइकोलॉजी लाइफ स्टाइल पे बहुत ध्यान देने को कहती है, और स्पेशली स्ट्रेस के लिए। तो स्ट्रेस और तनाव प्रबंधन जिसको कहते हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये वाइटल ग्लोबल इश्यूज बनता जा रहा है, क्योंकि मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसमें एट्रीब्यूट करती है टू द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। लेकिन हमारे पास इसका नुस्खा जिसको कहते हैं और कारगर चीजें और इंटरवेंशंस पहले से ही मौजूद है, जिसको अभी थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो लाइफ स्टाइल अगर डिस्टर्ब होता है तो आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। वी आर नाउ अवेयर, क्योंकि हम अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं वो हमसे अवेयर है। अब प्रकृति से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। कॉफ़ी हमें जगाती है ना, एक्सरसाइज की जगह अल्कोहल हमें एक्टिव रखता है। अभी लास्टली एक मैनिक डिप्रेसिव का पेशेंट मेरे पास आया था, उसने मुझसे कहा कि मुझे थोड़ा सा मैनिया रहने दीजिएगा, आप मेरा ट्रीटमेंट करें ताकि मुझ में एनर्जी रहे तो मैं कुछ कर सकता हूँ। जब मैं मैनियाक होता हूँ तो मुझे बहुत ऊर्जा आती है। तो ऐसा परसेप्शन हो रहा है ऐसे लोगों का जो पढ़े लिखे हैं, जो बीटेक और एमबीए किए हुए हैं बच्चे, वो ऐसा आज सोचते हैं कि थोड़ी सी मैनिया होना जरूरी है ताकि मुझे एनर्जी मिल सके। तो जो एनर्जी आपको मेडिटेशन से, चिंतन से मिल सकती है, वो इन तरह की चीजों से हम लेते हैं। So it can speed up pulse rate and respiration. It can raise blood pressure and body temperature. It can also interfere with the body's metabolism. तो ये आपका ब्लड प्रेशर, आपके बॉडी के टेम्परेचर और सबको प्रभावित कर रहा है। आज की जो हमारे जीवन का जो शैली है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, वो हमारे पाचन तंत्र को, हमारे खाने पीने की यानी हमारी भूख को, हमारी स्लीप को, हमारी सेक्सुअलिटी को और चीज़ों को प्रभावित कर रहा है, यहाँ तक कि हमारी फर्टिलिटी को भी। तो लाइफ स्टाइल मेथड्स क्या है और स्ट्रेस कंट्रोल कैसे होता है। वैदिक इंडियन लाइफ स्टाइल जो है वो एम्बेडेड है प्रिंसिपल्स में धर्मा एंड द राइटियस वे टू डू द वर्क, कर्मा एंड धर्मा, ये हम सब इससे परिचित हैं। पास्ट और प्रेजेंट में भी कर्मा और धर्मा पे बहुत ध्यान दिया जाता था। जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर राइटर्स हैं, शास्त्रकार से, मैं चाहती हूँ कि आज के बाद अगर मैं खुद को, मैं सोचती हूँ कि आज जो हो रहा है उसमें मैं सफलता तभी महसूस करूंगी जब हम जाएं और जाके फिर इनको एक्सप्लोर करें, इनको पढ़ें कि हमारे वेदों में क्या लिखा है। जैसे अभी आप जो मैंने अभी जिक्र किया इसका शास्त्राकार का, इसमें धर्मा 4 मेजर फैक्टर्स में है, देश, काल, कर्मा एंड गुना, दैट इज नेचुरल ट्रेड्स। ठीक है, तो इट वाज द प्रिवेलेंट बिलीफ, ये पहले लोग ऐसा मानते थे कि कोई भी कर्मा जैसा परफॉर्म करता है वो उसके एक्सपीरियंस में उसके कंडीशन डिमांड्स को अफेक्ट करता है। हम सब कर्मा में बिलीव करते हैं और गीता में भी इसका मेंशन है। In this frame only the activities out as per time, place and condition were considered as dharma. Okay? आयुर्वेद में सुश्रुता एडवोकेट करते हैं स्वस्थ शरीरता पे, पॉजिटिव हेल्थ। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पॉजिटिव हेल्थ? इन्होंने दिनचर्या की बात की है, जो हम शुरुआत जीवन शैली की किया है हम लोगों ने। तो दिनचर्या किसे कहते हैं और दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, साथ ही साथ हमारे वेदों में ऋतुचर्या की भी बात हुई है, सीजनल रूटीन, सीजन के हिसाब से हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, और दिन में सुबह के समय क्या खाना चाहिए, आहार कैसा होना चाहिए, दोपहर में कैसा होना चाहिए, डाइट, एक्सरसाइज एंड वर्चुअस कंडक्ट फॉर पॉजिटिव हेल्थ, स्पिरिचुअल डायमेंशंस आर रिकमेंडेड बाय उपनिषद्स। ये हमारे
उपनिषद में भी मौजूद है। स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, तो अब मैं स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरफ आ रही हूँ। प्राइमरी साइकोलॉजिकल कंडीशन, जहाँ पे किन कारणों से मन प्रभावित होता है, ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी चीजें जो आप देख रहे होंगे अपने आसपास के लोगों में, समाज में ये चीज फैल रही है। पहले से ज्यादा सुसाइड रेट बढ़ गया है, डिप्रेशन बढ़ गया है, लोगों में जिसको कहते हैं अपने इमोशंस को मैनेज करने की प्रवृत्ति जो है वो कम हो जा रही है। कोपिंग स्ट्रैटेजीज नहीं पता कि मैं आप कैसे अपने इमोशंस को नियंत्रण कर सकूं। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, डिल्यूजन, ईर्ष्या, मन, मद, शोक, चिंता, उद्वेग, जिसकी वजह से न्यूरोसिस होता है, भय, हर्ष, ये सारे कंडीशंस हैं जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो ये सब कारण, ये सब पहले उन्होंने लिखा हुआ था। और द साइकियाट्रिक कंडीशंस जो कॉज होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। साइको फिजिकल डिसऑर्डर्स जैसे उन्माद, साइकोसिस हम सब जानते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, साइकोटिक फीचर्स, ये उन्माद, अपास्मार, कन्वल्सिव डिसऑर्डर, हिस्टीरिया, अपंत्रक, अतत्वभिनिवेशा, ऑब्सेशन जिसको कहते हैं अतत्वभिनिवेशा, यानी ऑब्सेशन में बहुत ज्यादा अति हो जाता है, जो किसी चीज को बहुत अतिरेक, कोई एक्टिविटी बहुत ज्यादा हम करने लगते हैं तो कंपल्सिव बिहेवियर आता है। भ्रम, इल्यूजन, वर्टिगो इसलिए क्योंकि बहुत सारे न्यूरो के भी केसेस आते हैं जहाँ पे उनको बॉडी में पेन होता है। तंद्र, ड्राउजीनेस, क्लमा, न्यूरस्थेनिया, मदा, मूर्छा, संन्यासा, लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन लीडिंग टू कोमा, मदत्य, अल्कोहलिज्म, मदत्या क्योंकि मदिरा से है, गदोवेगा, हाइपोकॉन्ड्रियासिस जिसको कि एंजाइटी इलनेस भी कहते हैं, और गदोदवेगा वो है जहाँ पे क्या होता है, आप बीमार नहीं है, आप देखते होंगे आसपास में, और जरूरी नहीं कि बूढ़े लोगों को भी, बहुत से मिडिल एज में भी और दूसरे एज में भी ये हो रहा है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप बार बार जा रहे हैं डॉक्टर के पास, परेशान हो रहे हैं, और आपको को सब लोग कन्विंस कर रहे हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं, लेकिन आपके मन में बैठ गया कि मुझे कोई बीमारी है। तो इसका इलाज भी साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, और लेकिन बहुत पहले से ही इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है हमारे उपनिषदों में और हमारे वेदों में, और इसका इलाज भी दिया गया है, जो कि समय को देखते हुए हम उतना डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम हम अपने आप को अवेयर कर सकते हैं, और जब हम इंटेंसली अवेयर होंगे, हम पूरी तरह जागरूक होंगे, तो वो स्प्रेड करेगा पूरी सोसाइटी में और हमारे आसपास के लोगों में भी। तो वैदिक लाइफस्टाइल एज द बेस्ट प्रिवेंटिव एंड पोस्ट मेडिसिन फॉर स्ट्रेस। अगर हम वैदिक लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो ये हेल्प करेगा हमें स्ट्रेस को दूर करने में। तो वो लाइफस्टाइल क्या है? दिनचर्या को हम लेते हैं, उसमें से सिर्फ एक मैंने चुना है, ऐसे हजारों रत्न हमारे आयुर्वेद में मौजूद है। दिनचर्या, डेली फॉलो। इन संस्कृत में डेली रूटीन इज कॉल्ड द दिनचर्या। दिन मीन्स डे और आचार्य मीन्स टू फॉलो, इसी से आचार्य वर्ड अभी आया है, और क्लोज टू। सो दिनचर्या इज एन आइडियल डेली शेड्यूल। तो हम सुबह की शुरुआत कैसे करें और रात में सोने कैसे जाते हैं, ये हमारे वेदों में जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छा होगा अगर हम सब इसको फॉलो करें और अपने बच्चों को और अपने घर में सबको इसके बारे में बताएं। वेदा रिकमेंड्स दैट टू बी ऑप्टिमली हेल्दी वी शुड ट्यून आवर बॉडीज टू नेचर्स मास्टर साइकिल। जो हम प्रकृति के अगेंस्ट न जाके प्रकृति को फॉलो करें, प्रकृति का जो नेचुरल प्रोसेस है उसको हम फॉलो करें, जो रात और दिन का जो समय है, ठीक है। सो मॉर्निंग के लिए क्या है कि 2 बजे से 6 बजे सुबह तक का जो समय होता है, और भोर का समय जो अंटिल डॉन, द वत एलिमेंट डोमिनेंट होता है, इसमें जो वत एलिमेंट है। वेकिंग अप एन आवर बिफोर, भोर से 1 घंटा पहले अगर आप उठ जाते हैं तो आप वो यूटिलाइज करते हैं वता क्वालिटीज इन नेचर, जो नेचर में मौजूद है, जो प्रकृति के थ्रू हम अपना नेचुरली जो अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। वत लाइट होता है, सटल क्लियर होता है, और 2 से 6 और अंटिल डॉन जो एलिमेंट है वो डोमिनेंट होता है। अगर आप 1 घंटा पहले उठ जाते हैं सूरज उगने से पहले, जब हमने देखा है अपने घरों में बहुत से बड़े लोग जो बहुत पंक्चुअल रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इसको फॉलो किया है, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय अगर आप बॉडी को डेलिकेट मैसेजेस देता है नेचर की तरफ से, ये वो समय है जब बहुत सारा सत्व रहता है, सात्विक गुण जिसको कहते हैं, सत्व इन द एयर। इट इज द मोस्ट फ्रेश एंड प्योर टाइम ऑफ द डे। अगर आप सबसे ज्यादा पानी उस समय पीते हैं, ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और वार्म वाटर पीते हैं, तो हेल्प्स इन एलिमिनेशन। ये समय बहुत प्रभावित करता है आपकी पाचन शक्ति को भी, और
चूंकि माइंड और बॉडी रिलेटेड है, आपके मानसिक स्थिति को भी वो रेगुलेट करता है। बेथ इन वाटर विच इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ना बहुत गर्म पानी से नहाए, ना बहुत ठंडे पानी से नहाए, जो बीच का पानी होता है, जैसे गुनगुना पानी भी कहते हैं, उस पानी से नहाए। इस समय एक्सरसाइज करें थोड़ा बहुत, लिटिल डूइंग सम योगा पोस्चर्स, और कोई भी मेडिटेशन, पूजा जिसमें आपका मन शरीर एक होता है, प्राणायाम, मेडिटेट फॉर अबाउट 15 मिनट्स। आई थिंक सभी धर्मों में ये सुबह का समय इंपॉर्टेंट माना जाता है, और सब अपने अपने तरीके से, चाहे वो बुद्धिस्ट हो या हमारे भारतीय जो भी जी मजहब के लोग हैं, सब इस समय अपने अपना प्रेयर करते हैं। ब्रेकफास्ट शुड बी वार्म, नरिशिंग एंड होलसम। नाश्ता जो है वो गर्म होना चाहिए, नरिशिंग होना चाहिए और होलसम होना चाहिए, जो कि वो सुबह की पहली मील है। ठीक है, ऐसा हमारे वेद उपनिषद में लिखा है। नून, लंच कैसा होना चाहिए? आयुर्वेदा रिकमेंड करता है कि लंच शुड बी द लार्जेस्ट मील ऑफ द डे। द लार्जेस्ट मील जो होता है वो लंच होना चाहिए। मैंने सुबह आप हल्का भी ले सकते हैं, लेकिन होलसम होना चाहिए। लेकिन लंच शुड बी द लार्जेस्ट मील। आफ्टर द मील इट इज गुड, अच्छा होगा अगर आप थोड़ा टहल लें, a couple 100 steps only to help the food digest. Anything more than a short nap should be avoided. ये हमने सुना है, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सोता है उसके वो ज़्यादा बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहते हैं कि दिन में जो है, हम लोग इसके कॉन्ट्ररी सोचते हैं कि दिन में सो जाओ, ठीक है, बट देखिए हमारे आयुर्वेद कहता है कि anything more than a short nap should be avoided because sleeping during the day is prohibited in Ayurveda. हमारे आयुर्वेदा में दिन में सोने को मना किया गया है। तो उसके बाद सनडाउन इज अ स्पेशल टाइम और बैलेंस बिटवीन डे एंड नाइट। ये जो बीच की स्थिति होती है, इवनिंग जिसको कहते हैं, सायंकाल, इस बैलेंस में इजियर होगा अगर आपका माइंड टू स्टॉप लॉन्ग इनफ सो दैट यू कैन सी योरसेल्फ। तो ये आप अपना अवलोकन, अपने प्रति एक अपने आप से संबंध बनाने के लिए थोड़ा देर के लिए आत्मनिरीक्षण और मंथन की जरूरत है। इस समय मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। दिस इज द टाइम फॉर इवनिंग प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस। सभी कल्चर में, मेरे हिसाब से वर्ल्ड के सभी कल्चर में इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में प्रेयर्स होते हैं, और सब करते हैं। अपने घर में भी आरती करते हैं, संध्या आरती होती है, सुबह में करते हैं, प्रातः काल में करते हैं, और सभी धर्म में इस तरह से प्रेयर होता है। डिनर का समय देखिए कितना अच्छा है, जो आज सब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सवेरे खा लेना चाहिए। ठीक है, डिनर 6 to 7 PM is the right time for the dinner, and this is very good for mental health as well, along with the physical health. It should be taken around 6 to 7 PM. It should be lighter than the lunch. The dinner should be at least 3 hours before bedtime, as gives the body ample time to digest the food. Then sleeping. डिनर के फौरन बाद सोना नहीं चाहिए with a heavy stomach is not conducive to a sound sleep. Walk to aid digestion, 10-15 minutes के लिए वॉक रात में जरूर करना चाहिए। एंड देन कम्स बेड टाइम, 9:30 से 10:30 PM के बीच सो जाना चाहिए। आज की जनरेशन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे हैं, सब रात भर जागते हैं, उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, और दिन को लगता है ठीक है दिन में तो सो जाते हैं, हम अपनी दिन तो बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो समय होता है उस हिसाब से जो प्रकृति में जैसे बताया कि सत्व ज्यादा होता है ना, और बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो अनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देते, तो उनका हम ठीक तरह से उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो यू कैन गेट 6 to 7 hours बिफोर 4:30 AM, तो आपको 6-7 घंटा मिल जाता है अगर आप 10:30 बजे तक भी सोते हैं और 4:30 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि 4:30 से 6 का समय बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। अ गुड प्रैक्टिस इज टू मसाज द सोल्स ऑफ योर फीट विद अ कामिंग बिफोर गोइंग टू बेड। सोने से पहले अपने पैर, जो पैर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका मसाज करें। दिस विल काम योर सिस्टम एंड प्रमोट वेलबींग। हीलिंग, किसी भी हीलिंग के लिए, वेदर इट्स फिजिकल प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, 4 कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, थेरेपी, मेडिसिन, लाइफ स्टाइल एंड सपोर्ट सिस्टम। ये चारों जब कोऑर्डिनेट करते हैं तभी हीलिंग प्रॉपर होती है। द कंसेप्ट ऑफ द 3 गुनास, हेलो, द कंसेप्ट ऑफ द 3 गुनास। अब इसको बोलने से पहले मैं एक छोटी सी एक उदाहरण देना चाहूंगी, जो मैंने सुना था। हम क्यों वैदिक साइकोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये किसी शायद चाइनीज या कोई किसी और कंट्री का, मैंने लामा जी के इसमें कई कहानियां, या किसी ने इसको इसी तरह के किसी कॉन्फ्रेंस सेमिनार में सुना था कि एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत अच्छे चिकित्सक थे, और उनके पास बहुत रश रहता था, मतलब दूर दूर से लोग उनका
हाँ, उनसे इलाज करने आते थे, ठीक है। तो उनसे पूछा कि भैया आपने ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ी है और इतना कि कैसे आपको ये ज्ञान हुआ? तो कहा मैं तो करता हूँ, मैंने जो पढ़ा है मैं उसको कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता कर सकूँ। लेकिन मेरा एक भाई है, वो भी इसी क्षेत्र से जुड़ा है, वो मुझसे भी बड़ा डॉक्टर है, लेकिन उसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो कहा ऐसा कैसे? वो आपसे भी बड़ा डॉक्टर है, उसको बहुत कम जानते हैं। क्योंकि कहा वो जब बीमारी शुरू होती है ना, जब उसका ऑनसेट होता है, उसी समय वो ऐसी ट्रीटमेंट कर देता है कि वो फौरन ठीक हो। तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये कितनी घातक बीमारी है, ठीक है। तो जब ऑनसेट हुआ तो लोगों ने कहा तो ठीक हो, इसने इलाज क्या किया, मतलब मैं तो ठीक ही था। और वो उस चीज को समझ के, क्योंकि वो उस तरह से पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता है, वो इसलिए करता है कि लोगों की सेवा कर सके। तो मेरा ये भाई जो है, इसको कोई बहुत कम लोग जानते हैं। और उससे भी अच्छा डॉक्टर है मेरा तीसरा वाला भाई, जो सबसे बड़ा भाई है। तो उसको क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो पूरी तरह समाज सेवा में लगा हुआ है और वो बार बार घूम के ये इन चीजों को महसूस कर लेता है कि सीजन बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से प्रकोप और कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना है, तो वो उनका इलाज कर देता है। तो उसको और भी कोई नहीं जानते हैं, और उस तरह के काम करता है, उस तरह की लोगों में मदद पहुंचाता है कि लोग बीमार ही ना पड़े, ठीक है। तो ये होता है कि ये हमारे ये तब होगा, ये ऐसा हम सबका ये सपना है कि ऐसा हो कि कोई बीमार ना पड़े या पूरा समाज स्वस्थ रहे, मानसिक तौर से भी, शारीरिक तौर से भी। ये तभी मुमकिन है जब हम पूरी तरह से अपनी जीवन शैली को बदलें और उस पर हमारे बीच मौजूद है जो धरोहर, जो इतनी अच्छी धरोहर है, अमूल्य है, उसको फॉलो करें ना। अब दूसरा टॉपिक जो मैं लेना चाहती हूँ, मुझे पता है बहुत सारे हमारे अभी लोग बैठे हैं और उन लोगों को बोलना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। द कंसेप्ट ऑफ द 3 गुनाह, सत्व, राजस एंड तामसिक। अभी जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात हो रही है, सिगमंड फ्रायड ने भी बहुत सारी चीजें कही हैं कि ईड ईगो, सुपर ईगो और बहुत सारी बातें कही हैं कि इनकी वजह से पर्सनैलिटी फॉर्म होती है। ये हमारे बहुत पहले हमारे वेदों में ये था, उपनिषद में दिस क्वालिटीज रिप्रेजेंट द फंडामेंटल एनर्जीज। जो फंडामेंटल एनर्जी होती है हर इंसान के अंदर, जो उसकी अपनी पर्सनालिटी को डिटरमिन करती है। इसको क्लिनिशियंस अगर टेलर करें तो थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस के हिसाब से, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से इलाज करें, जो कि हम लोग कोशिश करते हैं प्रमिला हॉस्पिटल में ऐसा करने की। तो लाइफ सर्कमस्टांसेस, उसके व्यक्तित्व के हिसाब से दवा देना, उसके व्यक्तित्व के हिसाब से उसकी काउंसलिंग और थेरेपी देना, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे 3 गुनाह कौन कौन से हैं? सत्व हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट एक फिर से पुरानी मुलाकात, एक बार बैलेंस, क्लैरिटी और हार्मनी। सात्विक कब समझते हैं? वो जो बहुत काम होते हैं, बहुत प्योर, कंपैशनेट, ऐसे लोग। लेकिन वाइज, सेल्फलेस, वर्चुअस, मतलब जितनी पॉजिटिव क्वालिटीज होती है, ये ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, मेंटल स्टेट। लेकिन क्या इनको प्रॉब्लम नहीं होती है? यस, इनके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। कैन बिकम ओवर्टली आइडियलिस्टिक और डिटैच फ्रॉम प्रैक्टिकल रियलिटीज। ये देखा गया, इसकी वजह से इनको स्पिरिचुअल एंजाइटी, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, ये सब चीजें हो रही हैं और उनका इलाज एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की तरह किया जाता है। जैसे जीवन में मीनिंगफुल सब कुछ है, आपके पास पैसा है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेचैनी है, एक रेस्टलेसनेस है कि मुझे वो नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए। ये सात्विक लोगों में होता है। सात्विक का मतलब वो नहीं है कि वो ब्रह्मचारी हो या दुनिया से कट जाए। सात्विक गुण हम में से सब यहाँ जो बैठे हैं, इनमें बहुत लोग सात्विक हैं, मैं देख रही हूँ। लेकिन सात्विक भी परेशान होता है, सात्विक के अंदर भी एंजाइटी होती है। एक जीवन को समझने की इच्छा, जीवन में क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है, वो एक सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ का एक चैलेंज होता है, जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, उनके चैलेंजेस हैं। राजसिक गुण वाले जो होते हैं, उनकी एक्टिविटी, पैशन और डायनामिज्म, हाइपर, लेकिन वर्काहॉलिक लोग होते हैं। आज की जनरेशन में आप बहुत लोगों को देखेंगे, जनरेशन में वो हमेशा काम करते रहते हैं, दिन भर काम, एम्बिशियस, बहुत एम्बिशन होना बुरा नहीं है। एम्बिशन किस लिए है, कैसे है, लेकिन आपसे बढ़ के, आपके हेल्थ से बढ़ के नहीं है। अगर आप जैसे बहुत ज्यादा, हाँ, आप एनर्जेटिक हैं, एम्बिशियस है, कॉम्पिटिटिव है। जब एम्बिशन बहुत ज्यादा होता है तो आप कॉम्पीट करने लगते हैं। तो आपका ऐसा लक्ष्य ऐसा तो नहीं है कि आपको दूर ले जा रहा है लोगों से, अपने आप के साथ, क्योंकि लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका ग्रोथ रोक दे, इसका सेल्फ ग्रोथ हो रहा है उसको रोक दे। तो इन लोगों में किस तरह की प्रॉब्लम आती है? बिहेवियरल टेंडेंसीज होती है, दे आर टुवर्ड गोल सेटिंग, लीडरशिप, एक्शन, बट ऑफन विद अटैचमेंट टू आउटकम्स। ये रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा, ऐसे जो राजसिक गुण वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा
अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, उनको अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं हुआ तो ऐसे ही लोग होते हैं जो बहुत टेंस हो जाते हैं जब उनका जैसे रिजल्ट नहीं अच्छा आया, या जो सोच रहे हैं अगर अच्छा हुआ है लेकिन फिर वो बेस्ट होना चाह रहे हैं, परफेक्शनिस्ट भी होते हैं, तो ये राजसिक गुण वाले लोगों की समस्या। इनके चैलेंजेस क्या होते हैं? दे आर मोर ससेप्टेबल टू स्ट्रेस, इम्पल्सिविटी एंड बर्नआउट। और अभी मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है, फ्रेडमैन एंड रोजनमैन ने रिसर्च किया अब जाके 19वीं सेंचुरी के बाद कि ABC टाइप पर्सनालिटी होती है, और उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टडी किया पेशेंट्स को, तो ये पाया कि जो लोग मतलब जो हम जिनको राजसिक कहते हैं उनको उन्होंने कहा है A टाइप पर्सनालिटी, जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, वर्कaholic होते हैं, इनको हार्ट का प्रॉब्लम, BP का प्रॉब्लम, अल्सर, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो हैविंग द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये राजसिक चैलेंजेस है। तो अगर हम ये सब किसी के भी क्लाइंट को देख रहे हैं और उसका इलाज कर रहे हैं, तो अगर उसकी पर्सनालिटी को भी समझ रहे हैं और समझ के उसका इलाज कर रहे हैं तो वो बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है। तामसिक जो होते हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं, इनर्शिया, डार्कनेस, इग्नोरेंस, ये थोड़े लेजी होते हैं, लेथार्जिक होते चाहते हैं सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए, कंफ्यूज होते हैं, रेजिस्टेंट टू चेंज, ये बहुत ज़्यादा हार्ड कोर बिलीफ को लेके चलते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं, मेंटल स्टेट क्लाउडेड, जजमेंट, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड निगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बिहेवियरल टेंडेंसीज होती है, अवॉइडेंस, ये भागते हैं, एस्केप करते हैं। आज जो सबसे ज़्यादा ड्रग और अल्कोहल में लगे हैं जो यंग जनरेशन, वो सब तामसिक प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं और इस वजह से वो अनहेल्दी हैबिट्स में चले जा रहे हैं। ये कितना पहले हमारे वेदों में ये कहा गया था। और चैलेंजेस उनके क्या है? दे आर प्रोन टू डिप्रेशन, एडिक्शन एंड क्रोनिक एक्टिविटी। असेसिंग गुनास, तो अगर हम इसको असेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उनको, ये जब भी हम किसी क्लाइंट से मिलते हैं या किसी पेशेंट को डील करते हैं, तो हमारा ऑब्जर्वेशन, उनका स्पीच, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनके लाइफस्टाइल हैबिट्स, ये सब हम उनसे पूछते हैं जब उनसे बातें करते हैं। ये प्रीडोमिनेंट गुनास के बारे में बताते हैं। क्वेश्चनर्स, फिर उसी तरह से हम उनका क्वेश्चनर, उनकी इवैल्यूएटिव टेंडेंसीज देखते हैं, सात्व, राजसिक और तामसिक, लाइफ हिस्ट्री, उनकी फैमिली आइडेंटिफाई करते हैं, पैटर्न्स को, सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस को इनकरेज करते हैं, और उसी हिसाब से हम उनके जो है टेलर्ड थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस देते हैं। तो इसी के साथ मैं ये बस अनुरोध करूंगी आप सबसे कि हमारी अपनी जो धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी पुरातन धरोहर है, उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा सजग हो, सचेत हो। ग्लोबल है, सब कुछ ग्लोबल हो गया है, बाहर से भी सीखें। हमारी पूरी धरती हमारी फैमिली है, वासुधैव एक है, कुटुंबकम में हम बिलीव करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी धरोहर है उसको भी ना छोड़ें और दोनों को लेके चलें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आप सभी सम्मानित लोगों से कोई क्वेश्चन मैम के सेशन? ओके, यस।